क्लास 6 SST और जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है विविधता की समझ। आज हम विविधता की समझ के बारे में हम पढ़ेंगे कि विविधता क्या होती है, किस प्रकार हम डेफिनेशन करते हैं। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं कि एक प्रकार से हम इसे कहेंगे, जैसे कि आपकी उम्र के 3 बच्चों पर दिए गए हैं। आप पिक्चर में देखेंगे, आप जब चैप्टर खोल कर बैठेंगे तो आप देखोगे कि उसमें 3 बच्चे ऊपर दिए गए हैं, चित्र बनाए गए हैं। खाली बॉक्से में अपना चित्र बनाइए। इस प्रकार हम देखेंगे कि हम जो चारों तरफ को अपनी कक्षा को चारों तरफ नज़र दौड़ाएं तो क्या कोई साथी है जो बिल्कुल आपके तरह दिखती हो। इस पाठ में आप पढ़ोगे कि एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं। आप पढ़ोगे कि एक दूसरे के कई लोग भिन्न होते हैं और वे विभिन्न मामलों में भी भिन्न होते हैं। वे न केवल अलग दिखाई देते हैं बल्कि अलग अलग क्षेत्रों में भी आते हैं। उनके धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्यौहार आदि भिन्न होते हैं। ये भिन्नताएं हमारे जीवन को कई तरह से रोचक एवं समृद्ध बनाती हैं। उसके बाद हम देखेंगे विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। देखिए, ठीक बने जो सहेलियाँ होंगी आपस में बहुत अलग होती हैं। उनके साथ अलग त्यौहार मनाने होंगे, कपड़े पहनकर दिखाने होंगे, बहुत थोड़ी भाषा भी सीखनी होगी। आप देखते हैं समाज में अलग अलग धर्म के लोग, जाति, रहन सहन, खान पान काफ़ी भिन्न तरह के होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं जो हमें समाज में देखने को मिलते हैं। भारत में विविधता के बारे में बात करते हैं। भारत में विविधता, भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचें तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीज़ें हैं करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग अलग हैं। हम इधर सोचें, गहराई सोचें तो हम सब एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, लेकिन उन्हें करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। जैसे कि करीब 200 साल पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। वे पानी के जहाज से, घोड़ों या ऊंट पर बैठकर जाते थे या फिर पैदल चलकर। जब आज से कई साल पहले जब लोग एक स्थान से स्थान तक यात्राएं करते थे, उस समय जहाज, रेलगाड़ियां नहीं थीं, तो जब भी लोग यात्राएं करते थे ऊँटों से, बैलगाड़ियों से, समुद्र के रास्ते से। उसके बाद हम देखेंगे जैसे कि भारत में अलग अलग तरीके के हमारे अलग अलग राज्य हैं, सबके हम अलग अलग पहचान करते हैं। जैसे जम्मू या लद्दाख। जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में एक बसा रेगिस्तान इलाका है। यहाँ बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल भी नहीं होती है। यह इलाका हर वर्ष बर्फ काफ़ी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम इस क्षेत्र पेड़ पौधे उग पाते हैं। पीने के लिए पानी गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ़ से निर्भर करते हैं। जब गर्मियाँ पड़ती हैं लद्दाख में तो बर्फ़ से पानी पिघलता है, उस पर डिपेंड रहते हैं। यहाँ लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़ एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय और बकरी या याक होते हैं। उसी प्रकार लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनमें गुजरकर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुँचते हैं जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर चलते हैं। उसके बाद हम देखेंगे केरला। भारत के एक दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। जो केरल है वो भारत के दक्षिण पश्चिमी
के भाग में बसा हुआ राज्य है और यहाँ काले मिर्च, लौंग, मसाले, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना रहता है। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने से उन्हीं को जाता है। उसके बाद देखेंगे वास्को डी गामा पानी के जहाज से पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप में भारत का तट समुद्र का रास्ता खोजा था। जो वास्को डी गामा था वो 1498 में वह काली बंद पहुँचा था। उसके बाद और लोग समुद्र के रास्ते भारत आना शुरुआत कर दिया था। जब केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, वहीं हम देखेंगे कि दोनों क्षेत्रों में इतिहास में भी एक प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव हैं। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब में आने वाले व्यापारियां, जहां केरल के भौगोलिक स्थिति मसालों की खेती लगभग संभव है, वहीं लद्दाख विशेष भौगोलिक स्थिति से अलग है। उसके बाद हम देखेंगे विविधता में एकता। भारत की विविधता में भी अनेकता को उसकी ही, जहाँ हम देखेंगे भारतीय विविधता, जहाँ अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना जाता है। जब अंग्रेज़ों का भारत पर राज था, विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिला और पुरुषों अंग्रेज़ों के खिलाफ मिलकर संघर्ष लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन इकट्ठा किए थे। उसके बाद हम देखेंगे गीत अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता है। इस हत्याकांड में ब्रिटिश जनरल डायर ने उन पर गोलियां, जो शांति प्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी, जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान तथा सिख कितने लोग मारे गए थे, जो अंग्रेजों की पक्षपात नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। स्वतंत्र संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रतीक हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानते हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी। इस झंडे को सारे भारत में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर इस्तेमाल किया था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज, पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताब है भारत की खोज, एक पुस्तक है। इसके लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस किताब को लिखा भारत की खोज। बल्कि यह बहुत ही गहरी है। इसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावनाएं से विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार दिया था। उसके बाद आपके पास जो फर्स्ट चैप्टर है, इसका बहुत छोटा चैप्टर था, ये फिनिश हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आपके पास सेंड कर दूंगा और जो आपके जो एग्जाम से अच्छा काफ़ी लाभ पहुंचाएगा और इसकी तैयारी से अच्छे से करें।